Recording in progress. So we have started recording this lecture now क्योंकि पहले वाली बातें recording में नहीं आनी चाहिए. Good. So we are going to start with this lecture now with the next part of this topic, that is the RBCs. Kindly make me panelist. हाँ ये भी आ गए एक. Yes. सबके सामने पर्सनल रहनी चाहिए अमन बराबर. You are right. Rat you are. Yes. मैंने और एक मेंबर को पैनलिस्ट बना लिया है एंड शी हैज गॉन इन द पैनलिस्ट लिस्ट. आई गेस, आई होप. तेजस्विनी हो गए हो क्या? आप गए क्या पैनल में? गए गए, आ गई. चलो, शैल वी स्टार्ट नाउ? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो गधे लोग. यस सर. बोलो तो सही कुछ, ऐसे ही चुपचाप बैठ जाते हो. यस सर. है ना, दुकान चालू करके बैठ जाते हो एक जगह पे, काम ही नहीं करते हो. श्रुति को मैंने दिया माइक का ऑप्शन. यस, तेरा माइक आया श्रुति. अमूली ने भी हाथ ऊपर किया. अमूली तू दोपहर को नहीं थी क्या? तूने आंसर ही नहीं दिया. अमूली, अमूली, अरे ओ अमूली. ओके, तू दोपहर को नहीं थी कि थी? आदित्य इज आस्किंग डू यू स्कोल्ड सर. गलती किया तो बहुत बड़ी डांट मिलेगी. अमूली वही पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं थी? गलती किया तो ऐसा डांट मिलेगा, हालत खराब हो जाएगी फिर. अरे आफ्टरनून को सिर्फ औरंगाबाद वालों का लेक्चर था. यस, अमन तुझे तो मारने वाला हूं मैं फटके, बाकी कुछ नहीं. चलो, शैल वी स्टार्ट? सो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक. हम लोगों ने ब्लड चालू किया था. ब्लड में वी हैव डिस्कस्ड प्लाज्मा, व्हाट इज प्लाज्मा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स को पूरा डिस्कशन होने के बाद देन वी हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग द सेल्स. तो सेल्स का एक चार्ट हम लोगों ने बनाया, डिफरेंशिएट करने वाला चार्ट, RBCs, WBCs and platelets. Now we'll study these cells little more in details. So RBCs or the red blood cells, which are also known as the erythrocytes. Okay, the other name for RBCs is the erythrocytes. Erythros का मतलब आता है red, cyte का मतलब और काइटोस का मतलब आता है सेल. अमूली को चाहिए माइक का ऑप्शन. एक मिनट अमूली. अमूली हाथ तो ऊपर कर. कैसे? हाँ दिख रही है. हो गया, दे दिया अमूली तुझे माइक का ऑप्शन. ओके, सो एरिथ्रोस का मतलब आता है रेड, काइटोस का मीनिंग आता है सेल. सो अ रेड कलर्ड सेल, देयरफॉर नोन एज एरिथ्रोसाइट. ओके, नाउ दे आर बेसिकली शेप, अगर आप देखोगे तो दे आर बेसिकली सर्कुलर एंड बाय कॉन्केव. अगर आप देखोगे यहाँ पे इमेज में भी आपको दिख रहा है. सो दे आर गोइंग टू बी सर्कुलर एंड बाय कॉन्केव इन नेचर. इसके सारे रीजंस मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि ऐसा बाय कॉन्केव क्यों होता है, कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन से एब्सेंट होते हैं. तो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ओके, सो दे आर बेसिकली नॉन न्यूक्लिएटेड. इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है. श्रुति, ये आपने लिखा है मेरे ख्याल से पहले टेबल में, सेम चीज वापस आ रही है. Okay, so these are all non-nucleated except for the animals like camel. Camel में the RBCs are going to be nucleated. अभी ये क्यों होता है? तो basically you know nucleus is essential in camel क्योंकि basically it can easily run through the thick blood cells. इनके जो blood, rather इनका जो blood होता है camel का, it's going to be very thick. तो इसमें न्यूक्लियस नहीं रहा तो भी चलता है. जैसे इफ यू रिमेंबर मैंने बताया था कि RBCs in humans and most of the animals are enucleated without nucleus because they need to change their shape so that they can squeeze through the capillaries. But that is not the case with the animals like camel. इनका ब्लड भी काफी थिक होता है और डिहाइड्रेशन के चांसेस होते हैं. तो हाइड्रेशन के लिए न्यूक्लियस होना बहुत जरूरी है so that it can start absorbing the water. So that is why nucleus will be present in the animals like camel. ओके,
Otherwise most of the RBCs are enucleated. So अगर RBC normal human being का RBC देखोगे तो under the microscope it will observe, it will be seen like this. Whereas in case of animals like camel, the RBCs will have nucleus. So you can see nucleus being present. So nucleus is getting stained dark, and along with that we have these RBCs being present like this. ठीक है, तो camel का blood film आपको इस तरीके से देगा. Yes, frog में भी होता है. फ्रॉग में भी, क्योंकि फ्रॉग का डॉर्मेंसी रहता है ना, दे आर मोस्टली सीन इन हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, विच इज द स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी. मतलब वो एकदम एक जगह पे पड़े रहते हैं, ऑलमोस्ट लाइक बरीड और लाइक इनसाइड द सॉइल. सो दैट इज व्हाई इट इज सीन लाइक दिस. ये लास्ट स्लाइड है, कैमल लिखा है सिर्फ इस पे. सफोरा, क्या चाहिए तुझे? कैमल चाहिए? नहीं सर, उसके पहले का. अच्छा, ये नॉन न्यूक्लिएटेड एक्सेप्ट कैमल. वो सर, वो स्क्रीन गायब हो गई थी तो कुछ नहीं दिखा स्टार्टिंग से. अच्छा, ये वाला यस. फिनिश्ड? यस सर, नेक्स्ट स्लाइड. सेम लिखा हुआ है बेटा बुशरा, हम लोगों ने. सॉरी, बुशरा क्या बोल रहा हूँ, बुशरा ही आता है दिमाग में. सफोरा. सर सफूरा. सर सफोरा, सॉरी. नो, सफूरा ओनली. ओनली सफोरा. ओके, डन. यस सर, नॉन न्यूक्लिएटेड एक्सेप्ट इन. हाँ, नॉन न्यूक्लिएटेड एक्सेप्ट इन कैमल विच इज न्यूक्लिएटेड. तो ह्यूमन ब्लड सेल्स का फिल्म अगर हम लोग निकालेंगे तो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक. हाँ, बुशरा बोल रही है ऐसे ही सताओ सर उसको. वेरी गुड. And in case of camel, the blood film of the camel will be seen something like this under the microscope. Okay, so this is how we observe the cells. कौन है ये जिसने अपना हाथ ऊपर किया है? कौन रहो? Who's this? AU02NE04. Can you please name yourself? Whoever that person is. नाम नहीं है. AU02NE04. AU02NE04 रीनेम करो, फिर आओ. या फिर मैसेज तो भी करो, AU02NE04. Unless you tell me the name, I will not allow you to talk. ओके, तो ये हो गया हमारा ब्लड फिल्म. नाउ डायमेंशंस अगर आप देखते हो एरिथ्रोसाइट्स की, तो जैसे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, ये टिपिकल डायमीटर अभी है जो दिया गया है प्रिसाइज, विच इज 7 माइक्रोमीटर्स और माइक्रॉन्स इज द डायमीटर ऑफ द आरबीसी. एंड इफ यू सी ऑब्जर्व द थिकनेस, एंड द थिकनेस इज 2.5 माइक्रॉन्स और माइक्रोमीटर्स. So that is the thickness of the RBCs. So 7 centimeters in diameter and 2.5, sorry, centimeter क्या बोल रहा हूँ, 7 microns in diameter and 2.5 microns in thickness. So that is how we see the dimensions of the RBCs. Normal RBC count, ये हम लोगों ने पढ़ा नहीं था, तो मेल और फीमेल में ये काउंट थोड़ा सा अलग होता है. So in case of male, the normal RBC count is, sir, is the thickness even all over the cross section? Yes, 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 it is even. थोड़ा सा thickness कम होता है in the center. It is in the range of 1.5. क्योंकि सेंटर में कॉन्केविटी है ना, तो इसके लिए थिकनेस थोड़ा सा कम हो जाता है. तो यहाँ पे बीच में अगर आप देखते हो ना, सो दिस इज द थिकनेस. ये वाला, ये बीच वाला जो है ना, उसमें थोड़ा थिकनेस कम रहता है. ये लास्ट स्लाइड ही है अनन्या. हो गया? यस. ओके, नॉर्मल आरबीसी काउंट अगर आप देखोगे ना, तो नॉर्मल आरबीसी काउंट मेल में इज गोइंग टू बी लिटिल डिफरेंट, फीमेल में इज डिफरेंट. सो इन केस ऑफ मेल, द नॉर्मल काउंट इज 5.1 to 5.8 मिलियंस पर mm3. ठीक है, क्यूबिक मिलीमीटर. Whereas in case of female, it's going to be 4.3 to 5.2 millions per mm3. So male में थोड़ा ज्यादा होता है, female में it is comparatively less. So this is called as total RBC count or total erythrocytic count, right? So 4.3 to 5.2 millions per mm3 is the normal range in case of female. ठीक है, so this is the count. इसको range है ये, प्लस माइनस हियर एंड देयर, रेफरेंस बुक्स में अलग अलग हो सकता है, थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, राइट?
तो ये हो गया आपका नॉर्मल काउंट। फॉर्मेशन, अब इसका फॉर्मेशन किधर होता है तो आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बता दिया था, सिंथेसिस विल टेक प्लेस वेयर, आरबीसी Bone का marrow. सिंथेसिस Bone marrow. बोन मैरो, लिवर इन एंड केस ऑफ बोन। एडल्ट्स और फीटस में द सिंथेसिस विल टेक प्लेस इन Liver. द liver. Very good. So the formation of RBCs is called as erythropoiesis. Okay. अरे वाह, साई प्रसाद ने पहली बार मैसेज डाला, सर लास्ट स्लाइड। साई प्रसाद तेरे लिए, पहली बार तूने मैसेज किया, ये लास्ट स्लाइड है। हो गया साई प्रसाद? सर लास्ट डायमेंशन से स्लाइड दिखाओ ना। ओके, ये डायमेंशन से लोहिता। हो गया? वेट सर। फिनिश्ड? हेलो राहुल। डन सर। अरे प्रीति भी आ गई लेक्चर में। डन सर। एक मिनट, प्रीति तुझे पैनलिस्ट बनाओ क्या? मैं क्या करूं? मेक मी द पैनलिस्ट। यस प्रीति, आपको पैनलिस्ट बना दिया गया है। गुड। पूजा आगे गई, अभी प्रीति आई है। ओके प्रीति डन। आवाज आ रही है ना मेरी? Yes. Okay. Good. Thank you. So that these are the dimensions. This is the normal count which we have. Yeah. Normal count of RBCs is this, the one which we have written here. So that is the normal count of RBCs. Okay. 5.5, 5.1 to 5.8 million per mm cube in males. 4.3 to 5.2 million per mm cube in females. So this is the count which we have. Yes, Soham, you have anything to say? यस सर, वो डिफरेंस क्यों रहता है आरबीसी काउंट का मेल और It is basically because of the presence of the reproductive system. और फीमेल में एक important mechanism होता है that's called as menstrual cycle, जिसमें there will be loss of blood regularly every month. So because of that, naturally the count is less. ठीक है? यस सर? Okay. So formation of RBCs is known as erythropoiesis. Yes, Aditya. Sir, so menstrual cycle begins after puberty. So उससे Correct. पहले the count will be same or different? No. Count will be slightly less. Later on, the difference will be more. Okay, sir. Okay, erythropoiesis is the mechanism process by which the RBCs will be synthesized, right? अभी ये वापस उन्होंने दिया है erythros meaning red, poiesis meaning formation. Now, in case of fetus, during fetal age, the RBCs are produced. Erythropoiesis will take place and it will be done by liver and to certain extent by spleen. Spleen इतना ज्यादा नहीं करता है जितना liver. So mainly it is done by the liver. So liver helps in erythropoiesis when we are in a fetal age, when we are inside the mother's womb. But during adulthood, the same will be done by the red bone marrow. ठीक है? So the same process will be done by the red bone marrow. Okay? So this is how it is observed. So red bone marrow is the one which is responsible for synthesis of RBCs. Okay? Yes, Amuli, you want to say something? Sir, where is spleen located? Spleen is located exactly opposite to liver or near stomach. Okay, sir. ठीक है? Liver right side में तो spleen is on the left side. Almost same level पे रहता है.
just besides or behind the stomach, ऐसा बोल सकते हो आप. और it's a kidney shaped, kidney like organ, ऐसा रहता है spleen, like this, something like this. ठीक है, और इसको ये blood vessels रहते हैं like this. So it's a big structure. It is considered as the reservoir of the blood. इसके अंदर है ना almost 70 to 80%, 70 to 80 ml of blood will always be stored. So it acts as a reservoir of the blood. ऐसा है spleen का काम. Yes, correct, Ishita. Spleen is the largest lymph tissue. Sir, many RBCs are destroyed after 10 days of birth. Why is that? Yes, Gaurav, 2 मिनट रुको, मैं बोलता हूँ. Now, lifespan of the RBCs is 120 days. ठीक है, or 4 months, as we can see. And after 120 days, the RBC should be destroyed. Can you see spleen? कोई तो भी मुझे spleen के बारे में पूछ रहा था. Here you have the spleen. Correct? So stomach के back पीछे देखो spleen, and exactly in front of the liver. And once the RBC's lifespan is over, once they have become old or they become worn out, at that time they will be completely destroyed in the spleen. Therefore, spleen is considered as the graveyard of RBCs. अभी mix and match है, liver में भी होता है. So spleen can also be considered as the slaughterhouse. ठीक है? And liver will be considered as the SLAU slaughter GHTER है ना, मेरे ख्याल से कुछ तो भी स्पेलिंग है. स्लॉटर का स्पेलिंग देखो क्या है. So it is slaughterhouse, that is the spleen, or graveyard can also be called as the graveyard, and liver will also act as a graveyard of the orifice. Yes, हो गया, it's okay, सब स्पेलिंग डाल रहे हैं. ठीक है. So it is, spleen can be considered as slaughterhouse as well as the graveyard of RBCs, and liver can be also be considered as the slaughterhouse of the, or rather graveyard of the RBCs. So they are completely destroyed in the cell, destroyed in the liver and the spleen. Okay. अभी गौरव का क्वेश्चन था कि after the birth there is rapid destruction of the RBCs, which is a fact, meaning immediately after the birth, when we are in a stage of an infancy. So in case of infants, what happens, when we are inside the mother's womb, हमारा RBC count बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे normal is like 5.5 to 5.8 millions ना. So there when we are inside the mother's womb, यानी fetal age में जब हमारा fetal liver produce करता है, तो उसका count ज्यादा होता है. It is in the range of around 8 to 9 million. तो वो काउंट नॉर्मल होना चाहिए, सो दैट ब्लड का जो थिकनिंग है ना वो कम हो जाए. क्योंकि क्या होता है ना, व्हेन वी आर इनसाइड द मदर्स वूम, एट दैट टाइम टिपिकल जो ब्लड के फंक्शंस होते हैं, स्पेशली प्रोटेक्शन, मतलब इम्यून रिस्पॉन्स, वो वहां पे डेवलप नहीं होता है. बिकॉज फीटल एज में वी आर इम्यूनिटी इज मोर डिपेंडेंट ऑन मदर्स ब्लड. पैसिव इम्यूनिटी उसको बोलते हैं, मतलब हम लोग एंटीबॉडीज मदर के सर्कुलेशन से लेते रहते हैं. लेकिन बाद में क्या होता है ना, हमारे सेल्स भी प्रोड्यूस करना चालू कर दे वंस वी आर गेटिंग एक्सपोज्ड टू द वंस वी आर गेटिंग एक्सपोज्ड टू द पैथोजन. तो ब्लड का थोड़ा सा थिनिंग होना जरूरी है, थिकनेस कम होना चाहिए. तो उसके लिए फिर आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होता है. रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज टेक्स प्लेस टिल द टाइम द काउंट इज कमिंग टू नॉर्मल. लेकिन फीटस इन्फेंसी में भी इट इज इन द रेंज ऑफ 6.5 to 7 ऐसे ही होता है, थोड़ा ज्यादा ही होता है. बाद में धीरे धीरे कम होने लगता है. ठीक है, तो इसके लिए रैपिड डिस्ट्रक्शन होता है आरबीसीज का टू रिड्यूस द थिकनेस ऑफ द ब्लड. अदरवाइज फिर ब्लॉकेजेस आना चालू हो जाएंगे या फिर हार्ट के ऊपर प्रेशर आएगा. लाइफ स्पैन आरबीसी का बेटा होता है 120 डेज. दैट इज द लाइफ स्पैन ऑफ द आरबीसीज. ठीक है. नाउ व्हाट आर द एब्नॉर्मलिटीज, ये भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इफ द काउंट इज मोर, इंक्रीज इन काउंट ऑफ आरबीसीज नोन एज पॉलीसाइथेमिया. ओके, बराबर है. और एरिथ्रोसाइटोसिस और पॉलीसाइथेमिया. And decrease in count will be known as erythrocytopenia. Okay, ये मैंने टेबल में आपको लिख के दिया था. If the count of RBCs is more than polycythemia, and if the count of RBCs is less, if it is decreased, then it is known as erythrocytopenia. Okay, increase and decrease in count of RBCs. Right? Penia का meaning आता है decrease. ठीक है. What is the function of the RBC? क्या काम करता है RBC?
Can anyone tell me function of RBCs? Carry hemoglobin. Transport of Very nutrients. good. Transport of oxygen. gases. So transport of oxygen from lungs to the tissues. Very good. At the same time, it also maintains the blood pH because hemoglobin acts as a buffer. So when snake bites, the blood gets thickened. So what actually happens there? No, look, it depends on the type of snake bite. तो आपने vascular toxic का example लिया है. तो snake bite जब होता है ना, तो that venom starts clotting your blood, जिसकी वजह से blood thick हो जाता है. So that's called as clotting mechanism. Okay, Alok? So clotting की वजह से blood thick हो जाता है, and that is how the patient will die or the person will die. सर हेपेरिन होते हुए भी कैसे ये होगा, क्लॉट होगा? Heparin, होते हुए भी कैसे क्लॉट होगा? because it inhibits the action of heparin, ना? Inhibits the action of heparin and makes the fibrinogen more active. तो उसकी वजह से clotting हो जाता है. वही तो खासियत है वो poison की, right? Yes. And that poison, as I said earlier also, ना मैंने पहले भी आपको बताया था, poison will work only when it is injected, otherwise it won't. आपने poison पी लिया तो आपको कुछ नहीं होगा, अगर आपको अल्सर्स ऐसा कुछ नहीं रहेगा तो, ठीक है? माउथ अल्सर्स, पेट में अल्सर्स ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए. तो इवन इफ यू ड्रिंक पॉइजन, स्टिल इट वोंट हैव एनी इफेक्ट. ओके, Yes sir. चलो हो गया ये. आर द स्नेक्स इम्यून टू देयर पॉइजन? लेकिन स्नेक्स पॉइजन कहाँ प्रोड्यूस करते हैं? इन देयर पॉइजन ग्लैंड ना. सो अगेन इन द स्नेक इट इज नॉट गेटिंग रिलीज्ड इन देयर ब्लड स्ट्रीम, Gaurav. So it is produced by the gland, specialized gland. So it will remain in that gland and then will be released out whenever it is required through the fangs. So इसके लिए वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है. पीयूष, लोग सुसाइड करते हैं पॉइजन लेकर, मतलब वो स्नेक पॉइजन नहीं होता है, वो कुछ भी हो सकता है ना. घर में फिनॉल रहता है, केरोसिन रहता है, पता नहीं क्या क्या रहता है, जैसे सारे बहुत सारे पॉइजन है वो, तो उससे होता है Rat वो. kill. हाँ, रैट किल रहता है, ठीक है? बेगॉन स्प्रे रहता है, तो उससे मरते हैं लोग. स्नेक पॉइजन से नहीं मरेंगे. स्नेक पॉइजन की कौन लाके देगा तुझे? हार्पिक, अमन बोल रहा है हार्पिक, तू पीना हार्पिक अमन. चलो, मेंटेन्स ब्लड पीएच बिकॉज hemoglobin acts as a buffer, and most important they also maintains the viscosity of the blood, thickness of the blood. ठीक है? So that is viscosity of the blood is the thickness of the blood because number of RBCs is more ना, so it helps in maintaining the viscosity. Okay, so these are all the three important functions of RBCs. इसको लिख के रखो. सर hemoglobin acts as a buffer मतलब? किसी ने तो एक मिनट, हाँ, तूने हाथ ऊपर किया था क्या आनंद ने? हाँ सर मैंने ही किया. तो आप बोलो ना, बफर का मीनिंग क्या आता है? बफर मतलब एक्स्ट्रा टाइम इफ वी कंसीडर इन टाइम. हाँ, तो पीएच मेंटेन करने में काम में आता है ना. पीएच इसका कैसा रहता है? वेरी गुड, सानिका ने बताया. देखो, सानिका इज सेइंग बाइकार्बोनेट्स, है ना? बाइकार्बोनेट आयंस रहते हैं ना, विच इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, बिकॉज हीमोग्लोबिन ऑल्सो. तो वहां पे फिर वो बाइकार्बोनेट आयंस का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करने में काम में आएगा, बिकॉज हीमोग्लोबिन इज अ पार्ट ऑफ आरबीसी, और बाइकार्बोनेट आयंस बनते भी किधर है? आरबीसी के अंदर, करेक्ट? तो इसकी वजह से उसका पीएच थोड़ा मेंटेन रहता है. तो पीएच ऑफ आरबीसी, सॉरी, पीएच ऑफ द ब्लड इज अराउंड 6.8 to 7. थोड़ा सा एसिडिक होता है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं, ठीक है? सो इट्स लाइक 7 न्यूट्रल. तो वो मेंटेन करने के लिए फिर हीमोग्लोबिन विल एक्ट एज अ बफर. यस सर. जरूरत पड़ेगी तो CO2 को रिलीज कर देगा आरबीसी में, और आरबीसी वाटर के साथ कंबाइन होकर बाइकार्बोनेट्स बना देंगे. ऐसा है, ठीक है? चल, गुड. हो गया ये लिख के? Just give me a minute. Huh?
अरे 1 मिनट रुको जरा। लास्ट स्लाइड कौन सा चाहिए श्रेया आपको? ये वाला? नो सर, इसके पहले वाला। ये? यस सर। डन सर। हाँ 1 मिनट रुको। हाँ अनन्या रुक जरा 1 मिनट। हाँ अरे नहीं रे तू अमन, तू मेरे चाय के पीछे क्यों पड़ा है रे? अमन बार बार मुझे वही पूछ रहा है, सर आप चाय पी रहे हैं क्या? अरे पेपर में कुछ तो भी इशू था करके, आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दैट। किसी और सेक्शन की बात हो रही है। डन सर। हाँ चलो गुड। यस अनन्या, इट इज बेसिकली वो जो मैंने बताया था आपको वो रेफरेंसेस में। लेकिन क्या होता है ना, जब ये बफर का एक्शन आता है ना, तो उस टाइम पे एसिडोसिस नाम का कंडीशन प्रोड्यूस होना चालू हो जाता है, जहां पे द ब्लड स्टार्ट्स बिकमिंग स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। तो उसको वापस न्यूट्रल की तरफ खींचने के लिए द हीमोग्लोबिन विल बी यूजफुल अनन्या। अदरवाइज ब्लड हमेशा न्यूट्रल की तरफ ही होता है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही होता है। ठीक है हाँ अनन्या? सर, समझ गया। हाँ सर। चलो आगे बढ़े। अभी हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ आरबी फंक्शंस ऑफ आरबीसीज। ठीक है, तो आरबीसीज तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, उसका क्या मैकेनिज्म होता है, क्या एक्शन होता है, दैट आल्सो वी हैव सीन। नाउ लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द हीमोग्लोबिन। नाउ व्हाट इज हीमोग्लोबिन? एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोगों ने इसको अच्छे से समझा था। Hemoglobin is basically a type of pigment which is known to carry gases present inside the RBCs. Okay, तो कौन से gases होते हैं? तो one is the oxygen and the other one is carbon dioxide. Mainly it is responsible for transport of oxygen. Now this molecule is made up of two different molecules. One is heme and the other one is globin. Okay, and because it is known to carry oxygen and carbon dioxide, therefore it is also called as the respiratory pigment. Okay, now this pigment is made up of what? So this pigment is basically made up of heme and globin. Heme is nothing but the iron and globin is a type of protein. Okay, and as I said, because it's a respiratory pigment, so it helps in transport of oxygen and carbon dioxide. और ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, that we have already discussed in the respiratory system, कि किस तरीके से ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है. Okay, so it is said that basically one hemoglobin molecule binds to 4 molecules of oxygen. Okay, ठीक है, क्योंकि आयन मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे 4 ही होते हैं, और each ion molecule will bind with an unstable bond with the oxygen. तो इसके लिए one hemoglobin molecule will carry approximately 4 molecules of oxygen. इस तरीके से बोला गया है, करेक्ट? नाउ हीमोग्लोबिन काउंट कितना होता है? तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन काउंट अगेन मेल और फीमेल में कैसा रहेगा? मेल में थोड़ा ज्यादा रहेगा, फीमेल में कम रहेगा, बिकॉज मेल में आरबीसी काउंट इज मोर एंड फीमेल में आरबीसी काउंट इज लेस. सो नेचुरली द हीमोग्लोबिन काउंट इन मेल विल बी 13 to 18 ग्राम पर 100 ml पर डीएल, ऐसा भी आता है कभी कभी. ठीक है, 13 to 18 ग्राम्स पर डीएल. डीएल का मतलब आता है डेसीलीटर. Deciliter is like 100 ml. Okay, or in case of female it's going to be 11.5 to 16.5 grams per 100 ml, which is again males में थोड़ा ज्यादा रहेगा, females में थोड़ा कम रहता है. This is the normal range. और इंडिया में अनफॉर्चुनेटली ऐसा है, और rather most of the females में देखा गया है कि it is less than 11.
तो 11.5 to 16.5 ये रेंज में रहना बहुत अच्छी बात होती है। ओके, तो थोड़ा ध्यान दो इसकी तरफ। वेरी गुड, सानिका का 13 है। नाइस सानिका। लास्ट स्लाइड कौन सा, ये वाला चाहिए? श्रुति, तुति, डन श्रुति? हाँ यही चाहिए था। ओके, हो गया। नहीं, वही प्रॉब्लम होता है इशिता, हीमोग्लोबिन कम नहीं होना चाहिए। इट शुड बी एटलीस्ट 11 और प्लस। गुड। ये वाली स्लाइड सानिका, हो गया सानिका? रुको सर। चल, now when amount of hemoglobin decreases क्या होता है? The condition is known as what? The condition is called as anemia. Yes, amount of hemoglobin, count of hemoglobin, amount of hemoglobin if it is reduced, then we call this as anemia. Okay, तो इसको anemia हम लोग बोलते हैं। तो anemia के बहुत सारे causes होते हैं। Commonest cause is what? Commonest cause of anemia is iron deficiency. बराबर है? Iron deficiency is the commonest cause of anemia. इतना याद रखो। ओके, अदर देन दैट फिर बाकी के रीजन आते हैं। B12 की वजह से हो सकता है, फोलिक एसिड की वजह से हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन कॉमनेस्ट इज आयरन डेफिशिएंसी। आयरन ही कम रहेगा तो हीमोग्लोबिन बन नहीं पाएगा। ट्यूमर्स में भी, यानी इट्स नॉट अ डायरेक्ट साइन ट्यूमर में श्रेया, ट्यूमर इज जनरलाइज्ड टर्म ना, तो वो उसके लिए बहुत सारे अलग अलग साइंस होते हैं अदर देन एनीमिया। Okay, now the next important cell which we are going to learn here is the WBC. अभी जो डायग्राम फोटोग्राफ में दिखाया गया है ऐसा WBC दिखता नहीं है। Yes, सफोरा आयरन डेफिशिएंसी में चक्कर नहीं आता। इट इज बेसिकली बिकॉज देयर इज हीमोग्लोबिन, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, उसकी वजह से होता है वो चक्कर। क्यों आएगा? हीमोग्लोबिन अगर कम रहेगा तो। एज सफोरा इज नाउ सेइंग, चलो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि देयर इज चक्कर, वर्टिगो। Because brain need more oxygen and oxygen carrying. It is basically because of lack of oxygen. Very good. And oxygen, amount of oxygen to the brain will be reduced. अगर वो कम हो जाता है तो naturally फिर चक्कर आना चालू हो जाता है। ओके, ओके सर। तो वो किसी भी एनीमिया में होगा। सफोरा एनीमिया हो गया तो चक्कर आएगा ही आएगा। फाइन, चलो WBC सर अगर इंक्रीज हुआ तो? हाँ, इंक्रीज हुआ हीमोग्लोबिन काउंट इंक्रीज हो गया मतलब क्या हो गया? तो ज्यादा बढ़ जाएगा ऑक्सीजन लेवल बॉडी में। अरे मतलब क्या? हीमोग्लोबिन काउंट मतलब बढ़ गया। हीमोग्लोबिन काउंट हाँ। कब बढ़ेगा? जब आयरन ज्यादा होगा। आरबीसी विल इंक्रीज। हाँ, आरबीसी ज्यादा होंगे ना, मतलब कंडीशन कौन सा है? हाँ, पॉलीसाइथेमिया ओके सर, ना? समझ गया। हाँ। हाँ, गुड। तो ऐसा नहीं होता है कि हीमोग्लोबिन काउंट ज्यादा रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। नो, इट हैज टू बी इन नॉर्मल रेंज। एनीथिंग इन एक्सेस एंड लेस इज ऑलवेज डेंजरस। नॉर्मल रेंज में ही सब कुछ होना चाहिए। अमन, फाइनली मैं चाय पी रहा हूँ बाबा। अमन कब से मेरे चाय के पीछे पड़ा था। चलो, ये कौन है? ओके, नो प्रॉब्लम मधुरा, नहीं लगेगी नजर, डोंट वरी। चलो, व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC थोड़ा पढ़ते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स आल्सो कॉल्ड एज द ल्यूकोसाइट। ल्यूको का मीनिंग आता है व्हाइट, साइट का मीनिंग और काइटोस का मतलब आता है सेल। सो द cells which are whitish in color, therefore they are called as leukocytes. Okay, सानिका इज आस्किंग, सर आप तो कॉफी लेते हो ना? नहीं रे बाबा, मैं कॉफी नहीं लेता हूँ। चलो इधर ध्यान दो, इधर मेरे चाय की तरफ ध्यान मत दो, इधर ध्यान दो। सो बेसिकली दे आर कलरलेस न्यूक्लिएटेड
एंड अमीबॉइड. इफ यू रिमेम्बर मैंने बताया था आपको, देखो पॉलीमॉर्फिक बोला था मैंने आपको, अमीबॉइड इन शेप और पॉलीमॉर्फिक. पॉलीमॉर्फिक मतलब डिफरेंट शेप्स, करेक्ट. एंड दे आर फैगोसाइटिक इन नेचर. अच्छा, सारे के सारे डब्ल्यूबीसीज फैगोसाइटिक नहीं होते, उसमें से कुछ डब्ल्यूबीसीज फैगोसाइटिक होते हैं. मेनली दे आर कलरलेस, देयरफॉर कॉल्ड एज व्हाइट. दे आर ऑल न्यूक्लिएटेड, वेरी इंपॉर्टेंट. हर एक डब्ल्यूबीसी का न्यूक्लियस होता है. अच्छा, हाउ डू यू आइडेंटिफाई, क्योंकि डब्ल्यूबीसी के भी 5 अलग अलग टाइप्स है. So how do you identify these WBCs? The WBCs are identified on the basis of their nucleus. क्योंकि हर एक WBC जो 5 टाइप्स है, तो हर एक टाइप का जो न्यूक्लियस होता है, इट हैज अ डिफरेंट साइज एंड शेप. ठीक है, तो उनके न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की वजह से वी कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ WBC. दे आर अमीबॉइड इन शेप. अमीबॉइड क्यों होता है? बिकॉज दे नीड टू टेक आउट देयर सूडोपोडिया फॉर द मैकेनिज्म ऑफ फैगोसाइटोसिस, बिकॉज दे आर फैगोसाइटिक इन नेचर. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ल्यूकोसाइट्स के, इसको लिखो. हीमोग्लोबिन पायल अगर कम हो गया ना, तो उसकी वजह से चक्कर आना चालू हो जाएगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग रहेगा, भूख लगना कम हो जाएगा, वेट लॉस होना चालू हो जाएगा, स्किन टैनिंग, कलर ऑफ द स्किन विल, टैनिंग तो नहीं सॉरी, स्किन पेल होना चालू हो जाएगा, पेलनेस ऑफ द स्किन. तो ये सारे कंप्लेंट्स आते हैं इफ हीमोग्लोबिन काउंट इज लेस. ठीक है, ओके. नाउ व्हाइट ब्लड सेल हैज अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक. सफोरा माइक दो ना सर, कितनी बार माइक लेगी रे तू मेरे से? क्या चाहिए? नहीं, WBCs आर नॉट ट्रांसपेरेंट, WBCs आर कलरलेस, ऐसा आप बोल सकते हो. ठीक है, you may not say, you cannot say, or you may not say that they are transparent, but they are colorless. Last slide. Hatharva. Done. Phagocytosis is swallowing and engulfing of the microorganism. Preeti. Like amoeba. Amoeba कैसे करता है? Swallow and engulf the microorganism ना, वैसे इनका काम होता है to swallow and engulf. So that's called as phagocytosis. And therefore the nature is phagocytic. Acha, most important characteristic. Another important characteristic. Say for example, we have these capillaries and each capillary has microscopic pores. हर एक कैपिलरी को ऐसे माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं. गिवन अ चांस, इफ रिक्वायर्ड, सम WBCs might also come out from the small pores. ये जो WBCs होते हैं ना, they might come out from these small pores especially when they find that there is foreign substance or microorganism which is present in the tissues or tissue space. So to kill this particular microbe, some type of WBCs will squeeze out from the capillaries. Okay? They will literally squeeze out from the capillaries. That mechanism is known as diapedesis. So what is diapedesis? The squeezing out of the WBCs from the blood capillaries into the tissue space is known as diapedesis. This is essential. लेकिन एक बार ये WBC कैपिलरी से बाहर आ गया तो उसके बाद वो वापस ब्लड में जा सकता नहीं है. कैपिलरीज को गैप्स नहीं होता है. कैपिलरीज विल हैव द पोर्स. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैपिलरीज? कैपिलरीज का काम क्या होता है? ये कैपिलरी है सपोज और ये सेल्स है, तो कैपिलरीज का काम होता है एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस ना. कैपिलरीज से सब्सटेंसेस सेल के अंदर जाएंगे, सेल के सब्सटेंसेस कैपिलरीज के अंदर आएंगे. तो कैपिलरीज को ना, देयर मेम्ब्रेन और देयर वॉल विल हैव स्मॉल पोर्स. ओके, सो दीज पोर्स आर नोन एज द स्लिट्स. वैसे कैपिलरीज को बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं. ठीक है, okay. Now what is the size of the leukocyte? So it varies.
ये लास्ट स्लाइड। Done, sir. ओके, इसके पहले वाला, ये वाला, दिस वन, ओके। तो ये डायबिटीज का हो गया। नाउ साइज, इट इज रेंज, द रेंज इज 8 to 15 माइक्रॉन्स। अभी इतना बड़ा रेंज क्यों है? क्योंकि 5 अलग टाइप के WBCs है और हर एक का अपना साइज अलग अलग है। इसके लिए पूरा रेंज दिया गया है 8 to 15 माइक्रॉन्स और माइक्रोमीटर्स। ओके, सो दैट इज द साइज ऑफ, ओवरऑल साइज ऑफ द ल्यूकोसाइट्स। सानिका घोड़के, डन। ठीक है। व्हाट इज नॉर्मल WBC काउंट? अभी मेल और फीमेल में दोनों में ये सेम रहता है। सो नॉर्मल WBC काउंट इज 5000 to 9000 mm³। कुछ बुक्स में इट इज गिवन एज 4000 to 8000 mm³। ठीक है, तो थोड़ा ये रेंज याद रखना। नॉर्मल रेंज हैज टू बी 4000 to 8000, मतलब 8000 या 9000 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 4 या 5000 से नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है सर, लास्ट टू लास्ट स्लाइड कौन सा है आदित्य? सर वो ब्लैक डायग्राम था ना, उसमें कुछ तो भी वो वाली चाहिए। हाँ ये ये सर। सर तो दोनों अकाउंट में से कौन सा ज्यादा वैलिड है, वो 4000 वाला या 5000 वाला? 4000 वाला। ओके 4000 to 8000 is the correct number. ओके। ठीक है, हो गया आदित्य? डन सर। ओके, so this is the normal count और लाइफ स्पैन ऑफ WBCs is 3 to 4 days। ठीक है, उसमें से कुछ WBCs होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट व्हिच विल हैव लाइफ स्पैन फॉर लाइफ टाइम आल्सो, वो मैं बाद में बोलता हूँ। लेकिन ऑन एन एवरेज द लाइफ स्पैन इज 3 to 4 days। 3 या 4 दिन में WBCs डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। सो द डेड WBCs आर डिस्ट्रॉयड बाय द मैकेनिज्म ऑफ फैगोसाइटोसिस। ओके, बस 3 से 4 दिन ही होता है, उसके बाद नया आरबीसी यानी नया WBCs बनते रहेगा। एंड दिस फैगोसाइटोसिस विल टेक प्लेस इनसाइड द लीवर। तो ये होता है लीवर में, एंड अलोंग विद द लीवर इट विल टेक प्लेस इवन इन द लिम्फ नोड्स। तो लीवर सेल्स रहते हैं, लीवर के जो सेल्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कुफर सेल्स। इफ यू रिमेंबर, कफर सेल्स और कुफर सेल्स, so they will be responsible for phagocytosis of the dead and worn out or destroyed WBCs, dead WBCs. So they are completely destroyed in the liver as well as in the lymph node. ठीक है, हो गया? Okay, good. Now, formation of WBC is known as leukopoiesis. ये अपने को पता ही है, it is called as leukopoiesis, and leukopoiesis will take place where? So formation occurs in the bone marrow, यानी WBCs bone marrow में बनेंगे। WBCs are synthesized even in the spleen, it's a type of lymph node, तो इसमें भी बनेगा। WBCs are synthesized in the lymph nodes, other lymph nodes, it is synthesized in the tonsils. Plus there is one gland known as the thymus gland and Peyer's patches. What are Peyer's patches? These are the aggregates of the lymph nodes found in the small intestine, near the small intestine. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके आजू बाजू में, यस परफेक्ट सानिका, इलियम। सो इलियम के आजू बाजू में मेसेंट्री में आपको ये एग्रीगेट्स ऑफ द लिम्फ नोड्स मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं पेयर्स पैचेस। थाइमस ग्लैंड इज प्रेजेंट नियर द हार्ट, जो हार्ट के नजदीक रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड फॉर WBC, वन ऑफ द WBC इज सिंथेसाइज्ड और रादर मैच्योर्ड इन द थाइमस ग्लैंड, तो वो मैं बोलता हूँ बाद में, टाइप्स पढ़ेंगे तो तब पढ़ेंगे। ठीक है सर टेबल में हमने लिवर भी लिखा था ना? हाँ लिवर भी है, टेबल में लिवर भी लिखा फीटल लिवर, फीटल लिवर। ठीक है, इसमें नहीं है शायद, लेकिन फीटल लिवर भी होता है। सो दिस इज साइट फॉर फॉर्मेशन,
ओके, ऑफ WBCs। कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए वैष्णवी? ये yes, correct Aditya. Hodgkin's lymphoma. Hodgkin's lymphoma is what, Aditya? Sir, I don't remember it clearly, but you told that it was the first discovered cancer. हाँ, it's a type of cancer, लेकिन किसका? Pairs patches Pairs का। patches. Yes. Done. चलो, तो ये तो हो गया साइट ऑफ फॉर्मेशन। Now WBC count, increase in WBC count is known as leukocytosis, decrease in count is known as leukopenia. तो अगर काउंट बहुत ज्यादा अगर हो जाता है, but they are destroyed in lymph nodes also and for yes correct, तो मतलब lymph node का डबल काम है ना, जैसे लीवर का भी हमने देखा था ना, fetal liver will synthesize the cell, fetal liver will destroy the cells, करेक्ट। इसके लिए तो दोनों काम करते हैं, तो ग्रुप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट है। जनरली जो डिस्ट्रॉय करते हैं ना, दीस सेल्स आर फैगोसाइटिक सेल्स, ठीक है, सो दे आर ऑलवेज अमीबॉइड इन शेप। So increase in count of WBCs is leukocytosis, decreased count is known as leukopenia. And if the count increases very in large amount, excess increase अगर रहता है, so that will lead to a condition known as leukemia. ये मैंने बताया था आपको, बराबर है? Pathological increase in the number of WBCs is called as leukemia. ओके, तो बहुत ज्यादा WBC, सपोज अगर ये नॉर्मल ब्लड रहेगा तो ल्यूकेमिया का ब्लड आपको ऐसा दिखेगा, जिसमें ल्यूकोसाइट्स ज्यादा है और आरबीसीज कम हो गए और प्लेटलेट्स भी कम हो गए, करेक्ट। तो ये एक कंडीशन प्रोड्यूस हो सकता है, दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सेस WBCs, ल्यूकेमिया। WBC काउंट बढ़ता है, इसके लिए उसको ल्यूकेमिया ऐसा बोलते हैं। ल्यूको का मतलब अगेन व्हाइट। अनन्या क्या हुआ? सर कल आपने बोला था कि ल्यूकेमिया कैंसर ऑफ ब्लड है, करेक्ट। लेकिन फिर ये तो अभी कंडीशन हो जाएगा ना अगर इंक्रीज हुआ तो कैंसर ऑफ ब्लड में होता क्या है? हाँ, लेकिन कैंसर तो मतलब बहुत टाइम तक रह भी सकता है ना, लेकिन अगर ये बहुत टाइम तक इंक्रीज इन रहता है। नहीं नहीं, ये कैंसर ही है, दिस इज कैंसर, कैंसर ऑफ ब्लड, ये बहुत टाइम तक ही रहेगा, इसलिए इस पे इधर क्या लिखा है देखना। हाँ सर ठीक है। अच्छा, इन्फेक्शन होता है तो भी WBC काउंट बढ़ता है, क्यों? Soldiers of the body. हाँ, बिकॉज अगेन इन्फेक्शन है मतलब बैक्टीरिया हो सकता है या फिर वायरस हो सकता है, तो उसको मारने के लिए चाहिए ना, तो इसके लिए काउंट बढ़ता है। लेकिन वो काउंट कितना बढ़ता है? तो अगर नॉर्मल काउंट अगर 8,000 या 9,000 है ना, तो वो 13, 12, 14,000 तक जाएगा, बट इट वोंट गो लाइक 50,000, 80,000, जो मैंने कल बताया आपको। समझ में आ रहा है? अनन्या Yes. समझा ना? हाँ, तो काउंट हाँ इतना सर ज्यादा बढ़ समझा, जाए। लेकिन तो भी एक हाँ। डाउट है सर। ओके, क्या डाउट सर है? मतलब कल देखो, कल आपने बोला था कि अगर इंक्रीज इन WBCs होता है तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होगा, लेकिन कैंसर विल बी फॉर लाइक मोर टाइम। फॉर तो अगर एवर। WBC का काउंट बढ़ता है तो फिर इट विल डिक्रीज हम्म, विद इन टाइम और विद मेडिकेशन और समथिंग। फिर Correct. ल्यूकेमिया तो ज्यादा टाइम के लिए रहेगा ना, करेक्ट, तो लाइफ फिर टाइम के लिए रहता है, इंक्रीज मतलब डेथ होता है ल्यूकेमिया से। तो फिर इंक्रीज इन WBC फिर ल्यूकेमिया कैसे बोलेंगे? इंक्रीज इन WBC फिर उसको ल्यूकेमिया कैसे बोल सकते हैं? बराबर है ना। अभी इधर क्या है, तो ये क्या हो गया? ल्यूकोसाइटोसिस। करेक्ट, तो ल्यूकोसाइटोसिस आपको जनरली कहाँ मिलेगा? इन्फेक्शंस में, हाँ करेक्ट। लेकिन जब हाँ मैं ये सर। पेशेंट का ब्लड टेस्ट करता हूँ, ये पेशेंट को बहुत ज्यादा वीकनेस है, ये पेशेंट बहुत ज्यादा कंप्लेंट कर रहा है ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम नेचुरल ओरिफाइसेस ऑफ द बॉडी, ये पेशेंट बहुत ज्यादा कंप्लेंट कर रहा है वेट लॉस का, लॉस ऑफ स्लीप हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बीमारी क्या है, और जब मैं उसका WBC काउंट देखता हूँ तो वो जाता है 25 to 30,000 के आसपास। हाँ तो मुझे डाउट आता है कि ये पेशेंट को सच में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि और कुछ प्रॉब्लम है। हाँ Then I start investigating him for the cancer marker test. ओके। So this cancer marker test will help us to give us the idea about the genes.
कॉजिंग दिस कैंसर, कि वो एक्टिव तो नहीं है। हाँ समझ में आ रहा है? हाँ तब जाके हाँ मुझे पता चलता है कि ये पेशेंट को क्या हुआ है, ये पेशेंट को हुआ है ब्लड कैंसर। लेकिन ब्लड कैंसर में काउंट किसका बड़ा है? WBC। इसके लिए उसको बोला गया ल्यूकेमिया। ओके हाँ समझा। क्या हुआ सर। श्रुति? सर अरे श्रुति की आवाज ऐसे कैसे हो गई? हाँ कौन है बोलो? सर आदित्य। सर आदित्य, बोलो आदित्य। सर मुझे एक डाउट है सर, इज ल्यूकेमिया एंड ब्लड कैंसर सेम? आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। सेम सेम। सेम है हाँ, ल्यूकेमिया इज अ मेडिकल टर्म फॉर ब्लड कैंसर। सर। So in the blood only these WBCs increase, not other components like इन platelets and ब्लड all. ओनली ना, क्योंकि फॉर्मेशन ही ज्यादा हो रहा है तो वो ब्लड में ही जाएगा ना। Yes sir. बट कैंसर इज लाइक ट्यूमर, जिसमें ओवर ग्रोथ होता है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, मल्टीपल सेल्स। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि ब्लड इज अ फ्लूइड ना। Yes sir, I got it. सर मैं भी वो ही सोच रहा था। वही अमन, हो गया तेरा सोच बराबर रहती ना? क्लियर अभी? सर ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकेमिया में ए, डिफरेंस क्या होगा फिर? दोनों में इंक्रीज होगा, लेकिन ल्यूकोसाइटोसिस में दैट इंक्रीज विल बी फॉर सम टाइम एंड इट विल बी अप टू अ पर्टिकुलर रेंज। ल्यूकेमिया में इट गोज इन द रेंज ऑफ 25,000, 30,000, 50,000, 80,000 ऐसा हो जाता है। और ल्यूकोसाइटोसिस में द रेंज इज अप टू मे बी 14, 15,000, उससे ज्यादा नहीं हो जाता है। 14 इज ऑल्सो वेरी एक्सट्रीम एंड दैट इज टेम्पररी। और ल्यूकोसाइटोसिस का रीजन मुझे पता है ना कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है। लेकिन ये जो 25-30 हजार हुआ है उसका रीजन ही नहीं पता चल रहा है। ना मुझे कोई इन्फेक्शन दिख रहा है, ना बैक्टीरिया दिख रहा है जिसकी वजह से इतना काउंट बढ़ेगा। तो मतलब बीमारी क्या है? समझा? समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर। हाँ, तो बेसिकली सी एवरी कैंसर इज बेसिकली जेनेटिक इन ओरिजिन। अभी थोड़ा मुझे ना आप लोग अलग टाइप में, अलग लेवल पे लेके जा रहे हो। एवरी कैंसर, कोई भी दुनिया में कोई भी किसी भी तरीके का कैंसर हो, इट हैज ओनली वन रीजन, दैट इज जीन्स। देयर आर सर्टेन जीन्स विच आर प्रेजेंट इन आर एवरी सेल। हमारे सेल में ऐसे कुछ जीन्स होते हैं, दीज जीन्स आर नोन एज ऑन्कोजीन्स। ओके, एंड द नंबर ऑफ दीज ऑन्कोजीन्स इज 108। समझ में आ रहा है? यहां तक ठीक है? Yes, sir. तो आपके, मेरे, हम सब के जीन्स में, हम सब के डीएनए में ये ऑन्कोजीन्स है। लेकिन ये ऑन्कोजीन कैसा होता है ना, दीज ऑन्कोजीन्स आर ऑलवेज इनएक्टिव। मतलब वो कुछ कॉज नहीं करेंगे, हार्म नहीं कॉज करेंगे। बट हाउ दे आर इनएक्टिव? ये इनएक्टिव कैसे होते हैं? दे आर इनएक्टिव विद द हेल्प ऑफ अनदर टाइप ऑफ अ जीन एंड दैट इज नोन एज एंटी ऑन्कोजीन, जिसका भी नंबर कितना रहता है? 108. So these anti-oncogenes will keep these oncogenes at rest. अभी इसमें से कोई भी एक, सपोज XYZ, there is one anti-oncogene known as P53 is a type of anti-oncogene. अगर ये anti-oncogene अगर for some reason inactive हो गया, तो उसके अगेंस्ट जो ऑन्कोजीन है वो बन जाएगा एक्टिव। और अगर वो ऑन्कोजीन एक्टिव हो गया तो उससे रिलेटेड जो भी कैंसर है वो हो जाएगा। जैसे P53 की वजह से जो कैंसर होता है उसको हम लोग बोलते हैं लंग कैंसर। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन ये आता है कि ये एंटी ऑन्कोजीन इनएक्टिव कैसे होता है? तो उसके लिए फिर जो हम लोग बोलते हैं ना कॉजेज ऑफ कैंसर, ट्रिगरिंग फैक्टर, तो वो है। सो जितने भी कॉजेस आप पढ़ते हो ना, जितने भी आप कॉजेस पढ़ते हो ना कैंसर के लिए, जैसे टोबैको, स्मोकिंग, या फिर टेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन, या ऐसा कुछ होते हैं ना कॉजेस, सो दीज आर ऑल ट्रिगरिंग फैक्टर्स। जरूरी नहीं कि उसकी वजह से कैंसर होगा ही। आर यू गेटिंग दिस? If I have to give a simple example, there are many people
who are known to eat tobacco, पूरे लाइफ टाइम के लिए 70-75 साल तक टोबैको खाते कुछ नहीं होता है, and then they die natural death. There are many individuals who start eating tobacco and within few months they die because of cancer. ऐसा क्यों? So it is basically related to the genes of that person. हर एक का जेनेटिक मेकअप अलग अलग होता है ना, इसके लिए. Sir, Getting this? sir, ये is लिखो. nicotine a trigger for oncogenes? Yes, nicotine will trigger the inactivity of the oncogenes, because of which, rather inactivity of anti-oncogene, because of which oncogene will be active. So basically what are genes? Genes are nothing but the nucleotides. अभी वापस आप genetics में जाओगे यार, फिर confusion हो जाएगा, और ज्यादा questions आएंगे आपको. Genes पता है ना आपको? Normal genes are triplet of codon, जिससे बनता है genes. न्यूक्लियोटाइड हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा था, न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, तो दैट इज द जीन्स. तो वैसे ही ऑन्कोजीन्स है ना, ये नेचुरल है, ये नॉर्मल है हमारे लिए, इसमें डरने का कुछ नहीं है. दिस इज ऑल नॉर्मल, नेचुरल. ठीक है, सर हाँ बराबर आदित्य. प्यूरिन स्पिरिपिडेंस. सर नो, डोंट राइट दिस मिनल, कोई भी लिखो मत, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन किसी ने पूछा करके मैं आया यहाँ पे. हाँ बोलो. सर ऐसे भी लोग होते हैं जो कुछ भी ऐसे ट्रिगरिंग फैक्टर्स का इनहेलेशन नहीं करते, तो फिर उनको उनके अंदर भी कैंसर निकलता है, तो वो क्यों? क्योंकि कैंसर का रीजन क्या है? जीन. हाँ, तो बस अभी तू समझ लेना भाई मेरे. सर ल्यूकेमिया एक ही ब्लड कैंसर है और भी है कि बस नहीं एक नहीं, ही है? ल्यूकेमिया इज ब्लड कैंसर. तो मतलब ब्लड कैंसर में सिर्फ ल्यूकेमिया ही आता है और कोई टाइप्स नहीं है? हाँ बराबर. फिर बाकी आते हैं, देयर इज वन कॉल्ड एज टीटीपी अभी, लेकिन वो पढ़ नहीं सकते. थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा. अभी टेंशन आएगा आप लोगों को अगर ऐसा में सब बोलते बैठे, है ना. तो दिस इज हाँ रिलेटेड टू थ्रोम्बोसाइट्स. तो छोड़ दो ना, जाने दो ना. हाँ सर. हाँ ओके सर. अगर फॉरेन पार्टिकल मसल में होगा तो डब्ल्यूबीसी बढ़ेगा. सो ऐसा कौन सा फॉरेन पार्टिकल है जो उससे इतना काउंट बढ़ाता है? मसल में फॉरेन पार्टिकल मतलब समझा नहीं. अच्छा सी, बेसिकली इट इज, क्या होता है ना, बापरे बापरे तुम लोग है ना बहुत गड़बड़ कर रहे हो. क्या होता है फॉरेन पार्टिकल मतलब क्या? व्हेन यू से फॉरेन पार्टिकल, मीनिंग व्हाट? Infectious Are you pathogen. talking about pathogen? If you are talking about pathogen like bacteria या फिर वायरस, तो ये तो एक टाइप का सेल ही है ना, जो हमारे बॉडी के लिए क्या बन गया? फॉरेन सेल. बरोबर है. और अगर ये हमारे बॉडी के लिए फॉरेन सेल बनता है, तो नेचुरली अगेंस्ट दैट फॉरेन सेल आवर बॉडी विल स्टार्ट सिंथेसाइजिंग व्हाट? एंटीबॉडी. और एंटीबॉडी बनाता कौन है? डब्ल्यूबीसी. तो डब्ल्यूबीसी अगर एंटीबॉडीज ज्यादा बनाने हैं तो नेचुरली डब्ल्यूबीसी का काउंट भी अपने आप बढ़ जाएगा. समझ में आ रहा है? गेटिंग दिस? Yes sir. गुड. चलो अभी थोड़ा सा हटते हैं टॉपिक से और आगे बढ़ते हैं. ओके, नाउ the next part of this topic, that is white blood cells, is basically the types of leukocytes. Leukocytes के types होते हैं. So there are basically two types of leukocytes. One is known as the granulocyte and the other one is known as the agranulocyte. अभी इसको granulocyte इसके लिए बोलते हैं because the cytoplasm of this particular cells contains many minute protein granules. Okay, इसका जो cytoplasm होता है इसको रहते हैं बहुत सारे छोटे छोटे प्रोटीन ग्रैन्यूल्स. इसके लिए उसको बोला गया है ग्रैन्युलोसाइट. एंड हियर द साइटोप्लाज्म डज नॉट हैव द प्रोटीन ग्रैन्यूल्स, देयरफॉर कॉल्ड एज agranulocytes. ठीक है. सो द बेसिक टाइप्स आर टू. वन इज ग्रैन्युलोसाइट एंड द अदर वन इज agranulocyte. ओके, यहां तक ठीक है? झोपले सगळे?
हाँ Sir, सर, I am not clear with that foreign particle in the muscle thing. अरे छोड़ ना आदित्य, वो confuse थी थोड़ी. Foreign particle in the muscles meaning she wanted to say कि any foreign particle which attacks the tissues, like bacteria, viruses, etc., etc. Okay, आदित्य, chill. ब्रेक चाहिए? ब्रेक ब्रेक बोल रहे 2-4 लोग मुझे. हाँ सर। Yes, sir. थक गए. औरंगाबाद वाले थक गए होंगे. नासिक वाले तो नो ही बोलेंगे. नो, गौरव ने बड़ा सा नो लिख दिया. एक काम करते हैं, बिकॉज औरंगाबाद वाले बेचारे 2 बजे से पढ़ रहे हैं मेरे साथ दोपहर के कॉन्स्टेंटली. सो लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ मे बी 5 मिनट्स. अभी कितना हुआ है? इट इज 7:48. 7 मिनट्स का हो जाएगा. 5:48 हुआ है. 5:55 को मिलते हैं. ठीक है, 5:55. लेट्स टेक अ ब्रेक. सोहम को चाहिए माइक. Okay, chalo. So we were talking about these 2 different types of cells. One is the granulocyte and the other one is a granulocyte. Pradeep. ठीक है, तो ये 2 अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, granulocyte and agranulocyte. Granulocytes are called as granulocyte because of the presence of the protein granules. तो सेल्स में आपको लिटरली ऐसे दिखेगा. एंड हियर इट डजंट हैव. इसके लिए साइटोप्लाज्म ऑफ these cells will show protein granules. इसके लिए उसको granulocyte बोलते हैं. अभी granulocytes के भी अलग अलग टाइप होते हैं. So granules are seen in the cytoplasm, therefore called as granulocyte. Most important is nucleus will be a lobe nucleus. मतलब न्यूक्लियस को रहते हैं छोटे छोटे lobes. जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस सेल, और ये सेल को न्यूक्लियस है, लेकिन वो न्यूक्लियस ऐसा दिखता है लाइक दिस. मतलब दिस न्यूक्लियस हैज दिस वन लोब, दिस वन लोब एंड दिस अनदर लोब. तो ऐसे 2 लोब्स है. सो इट इज नोन एज लोब न्यूक्लियस. तो इस तरीके से आपको दिखेगा. सो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सच ग्रैनुलोसाइट्स. कौन सा? सबसे पहला आता है बेसोफिल, उसके बाद आता है एसिडोफिल, और उसके बाद आता है न्यूट्रोफिल. एसिडोफिल इज ऑल्सो नोन एज eosinophil. Okay, so you can remember this as eosinophil. So basophil, eosinophil and neutrophil, they are called as what? Granulocyte. Whereas अभी अच्छा, अभी ना ये ए ग्रेनुलोसाइट्स कौन सा होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूं, और बाद में फिर हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं. ए ग्रेनुलोसाइट्स आर द वन which does not have the granules. तो इसमें 2 आते हैं. कौन कौन से? सबसे पहला आता है that is known as lymphocyte, और दूसरा जो आता है that is known as monocyte. Okay, lymphocyte and monocyte. So these are 5 different types of cells: granulocytes, basophil, eosinophil or neutrophil. So how do you remember the name of the granulocytes? You can remember them as Ben. Ben 10 का Ben, ऐसा याद रखो. Ben 10 नाम का एक सीरियल आता था कार्टून नेटवर्क पे, या आता भी है. सो Ben 10 का Ben is your granulocyte. ठीक है, और बाद में आता है lymphocyte एंड मोनोसाइट. ये 2 बचे. सर
सर वेट मेरे इधर लाइट गया था, जस्ट गिव मी अ मिनट। आ रही है मेरी आवाज? हाँ सर। लाइट गई थी तो नेट बंद हो गया था। सर एकदम कोयल की तरह, व्हाट? पागल है अमन तू भी। चलो, दिस इज okay, so this one is a granulocyte, that is lymphocyte and monocyte, LM। तो LM करके याद रख सकते हो, लूज मोशन, गंदा, ठीक है। लेकिन याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ तरीके याद रखने के, ठीक है। बेंटेन का बेन इज योर ग्रैनुलोसाइट, लूज मोशन इज योर ए ग्रैनुलोसाइट, ऐसा आप याद रख सकते हो, सो दैट यू विल रिमेंबर ऑल द डिफरेंट टाइप्स। ओके, थैंक यू। सब लोग वाह वाह बोल रहे हैं तो धन्यवाद। एनीवे, नेक्स्ट अभी थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं ये तीनों सेल्स में, कौन कौन से, बेसोफिल, एसिडोफिल या फिर इओसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल। अभी थोड़ा ध्यान दो इधर, ठीक है। लास्ट स्लाइड मधुरा, ये ले मधुरा, लास्ट स्लाइड। हो गया, गुड। थोड़ा अभी डिफरेंस देख लेते और अदर कैरेक्टर्स पढ़ लेते, ऑल द थ्री सेल्स, ग्रैनुलोसाइट्स, बेसोफिल, एसिडोफिल एंड न्यूट्रोफिल, ठीक है। नाउ with what these cells will stain under the microscope, staining कैसे होगा? So नाम से ही पता चलता है, when we say basophil मतलब they will stain with the basic dyes, okay, they will stain with the basic dye which is like methylene blue is a basic dye, तो उससे ये stain होता है। Acidophils will stain with the acidic dye, that is eosin stain बोलते हैं उसको, so the stain is known as eosin, और neutrophil will stain with the न्यूट्रल डाइज, ओके। तो इस तरीके से न्यूट्रल स्टेन ऐसा नाम है उसका। सो ये स्टेनिंग है उनका। सो बेसोफिल विल स्टेन विद द बेसिक स्टेन, एसिडोफिल विद द एसिड स्टेन और इओसिन स्टेन, न्यूट्रोफिल विद द न्यूट्रल स्टेन। एक्सक्यूज, ठीक है। सो दैट इज द स्टेनिंग मेथोडोलॉजी फॉर दीस सेल्स, राइट। जैसे उन्होंने दिया है कि लुक्स ब्लू, so methylene blue is the best example for this basophil, okay। acidophil थोड़े से पिंक कलर के दिखते हैं, so example is eosin stain, and because they are stained with the eosin therefore can also be known as eosinophil, जो मैंने अभी आपको बताया, basophil, eosinophil and acidophil। so eosinophil इसके लिए बोला जाता है because they are stained with the eosin stain, and this one is of course, this one is the neutral stain। ठीक है। so acidophils can be called as eosinophil, okay, and the neutrophils will stain with the neutral stain, so both basic acidic as well as basic stain, ठीक है। neutral stain बोलते हैं उसको, right। so that is the staining techniques। समझ में आया सबको ये? yes or no? सर इओसिन स्टेन का नाम है ना? हाँ, इओसिन स्टेन का नाम है। न्यूट्रल ये भी स्टेन का नाम है जिसमें दोनों एसिडिक बेसिक दोनों होता है, बेसोफिल में मिथाइलिन ब्लू, ओके गुड। तो ये हो गया स्टेनिंग। अच्छा, स्टेनिंग के बाद देन अमाउंट ऑफ दीज सेल्स बीइंग प्रेजेंट, डब्ल्यूबीसी में कितने सेल्स होते हैं ये परसेंटेज वाइज। सो बेसोफिल्स आउट ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसीज आर अप्रोक्सीमेटली 0.5%, ठीक है। टोटल डब्ल्यूबीसीज में से 0.5% इज योर बेसोफिल। eosinophil will be around 3% of total WBCs and neutrophil
will be around 54 to 62% of the total WBCs. ठीक है, so around 65% ऐसा बोला गया, 60 to 65% is your neutrophil. So neutrophil count सबसे ज्यादा होता है. उसके बाद lymphocyte count रहता है, which is in the range of 25 to 30%. ठीक है, और बाद में ये फिर छोटे छोटे रहते हैं. सबसे कम रहता है आपका बेसोफिल. कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए पीयूष आपको? दिस वन लिख. गुड. अमन पढ़ाई कर, चाय मत पी. डन. नो सर. गिटार बज रही थी किसी की. Finished? Chal. So this is the amount or percentage of these cells being present. Now, as I said, how we can identify these cells? We can identify these cells on the basis of the kind of nucleus they have. अब ये कौन से टाइप के सेल्स है? These are all type of granulocytes. और granulocytes में न्यूक्लियस कैसा रहता है? न्यूक्लियस is going to be lobe nucleus. तो कैसे लोब्स रहते हैं? तो जैसे बेसोफिल में इफ यू सी इट हैज ट्विस्टेड लोब, तो ये इस तरीके से दिखेगा. ठीक है, ट्विस्ट हुआ है ऐसा लगता है. सो दिस इज द ट्विस्टेड लोब. सो इट लुक्स लाइक दिस. इओसिनोफिल में इट्स गोइंग टू बी बाइलोब. इओसिनोफिल में सो इट अपीयर्स लाइक अ हेडफोन. तो ये हेडफोन की तरह दिखेगा आपको. सो इट इज कॉल्ड एज बाइलोब्ड न्यूक्लियस. दो लोब्स है इसको. Whereas neutrophil में the lobes are going to be 3 to 5. So it is known as multi-lobed. Yeah. So it looks something like this. So it is polymorphonuclear. Okay. Polymorphonuclear का मतलब आता है the one which has poly meaning many nuclei. ठीक है. So it's called as polymorphonuclear leukocyte. Or neutrophil can also be known as the polymorph cell. ठीक है. So this is the another name for neutrophil, that is polymorphonuclear leukocyte or polymorph. So it appears like this. ठीक है. मल्टीपल लोब्स आपको दिखेंगे इसमें, 3 से लेके 5 तक. सबको समझ रहा है? ये इजी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. सर बेसोफिल में भी 3 लोब्स दिख रहे हैं ना? बेसोफिल में हाँ ट्विस्टेड होता है, कभी 3 रहता है, कभी 4 रहता है. यूजुअली 3 आर देयर, लेकिन वैसे ट्विस्ट होता है, ट्विस्टेड रहता है. ओके. लाइक अ डीएनए. लेकिन ये ऐसा नहीं रहता है. ये न्यूट्रोफिल वाला जो है ना, वो एकदम ऐसा प्लेन रहेगा, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस. तो आप डिस्टिंक्टली आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो लाइक दिस. ओके. ठीक है. हाँ चलो लिख लो इसको, होने के बाद बोलो हो गया तो. डन सर. डन हो गया. ओके. So all the cells are of course the granulated cells. What is the function? अभी इनका काम क्या होता है? So basophil another very important cell. If you remember, मैंने आपको बताया था कि सेल के अंदर भी हिपैरिन और हिस्टामाइन रिलीज होता है. तो वो कौन रिलीज कर रहा है? So that is done by the basophil. So basophil is known to release an anticoagulant substance called as heparin, and at the same time it's going to secrete an inflammatory and allergic substance known as histamine, the one which is useful for inflammatory and allergic conditions. तो ये आप लोगों को पता है, जैसे एलर्जीज होते हैं, करेक्ट, या फिर रेडनेस. एलर्जी यानी इन्फ्लेमेशन बेसिकली. तो इन्फ्लेमेशन होता है तो कैसे होता है? तो इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ हिस्टामाइन. एंड हिस्टामाइन इज रिलीज्ड बाय होम? हिस्टामाइन इज रिलीज्ड बाय बेसोफिल. हिपैरिन और हिस्टामाइन के बारे में हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं, तो आई विल नॉट रिपीट इट अगेन ऑलरेडी, क्योंकि कई बार ये हो चुका है. इओसिनोफिल का काम क्या रहेगा? सो बेसिकली देयर नंबर, अगर इनका नंबर बढ़ता है ना, तो वी कंसिडर दिस एज एन एलर्जिक कंडीशन.
because eosinophil will have antihistamine property. हिस्टामाइन अगर एलर्जी प्रोड्यूस करता है तो eosinophil एलर्जिक कंडीशन को, रादर एलर्जिक कंडीशन के अगेंस्ट अगर हिस्टामाइन काम कर रहा है तो ये एलर्जिक कंडीशंस बढ़ाएगा। तो ये एक्चुअली हिस्टामाइन के अगेंस्ट काम कर रहा है, ऐसा आप समझ सकते हो। मतलब जब कभी भी एलर्जी होता है तो eosinophil काउंट भी बढ़ेगा, सो दैट अगर बॉडी के अंदर कोई एलर्जन रहेगा तो उसको खत्म करने का काम eosinophil करेगा। समझ में आ रहा है? सो इट इज वर्किंग एग्जैक्टली अगेंस्ट हिस्टामाइन, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। सो इट हैज एंटी एलर्जिक एंटी हिस्टामाइन प्रॉपर्टी। सो इंक्रीज इन eosinophil काउंट, अगर eosinophil काउंट बढ़ जाता है तो दिस कंडीशन इज नोन एज eosinophilia। ओके, मैं फिर से समझाता हूं श्रावणी, वेट। दिस कंडीशन इज नोन एज eosinophilia, that is known as increase in eosinophil count, and eosinophil count will be increased only in the conditions where there is allergy. Okay, अच्छा, अभी पहला क्वेश्चन है, बोलता हूं वेट वैष्णवी एंड श्रावणी। सर, हाउ सर, सो heparin and histamine are secreted by mast cells or no? Mast cell is different, सानिका। mast cell is found in the, कहाँ मिलेगा आपको mast cell? mast cell will be connective tissue। कौन सा? एरियोलार, है ना? There we had studied that mast cells are going to secrete the heparin and histamine. करेक्ट, लेकिन वो कहाँ पे होता है? एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू में। अब ये किधर है? ब्लड के अंदर। समझ में आ रहा है? Yes sir, got it. हाँ, तो दोनों जगह से है, लेकिन एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू में सेल इज कॉल्ड एज मास्ट सेल, ब्लड में द बेसोफिल हैज दैट फंक्शन। अच्छा, अभी क्वेश्चन, Sir, in digestion chapter we had studied that liver is also going to secrete the heparin. So yes, correct. so that heparin is in the blood or in the blood only, blood में ही जाएगा ना लीवर का हेपेरिन भी। So all these three, that is areolar, basophils and liver, all are going to secrete the. All are going to secrete heparin and histamine, heparin majorly, and heparin will be released in the blood. कनेक्टिव टिश्यू के मास्ट सेल्स जो हिस्टामाइन को रिलीज करते हैं ना, दैट विल बी रिलीज्ड इन द टिश्यू इटसेल्फ, नॉट इन द ब्लड। ओके सर। हाँ, ये कब होगा? जब इंजुरी होता है तब ना, क्योंकि इन्फ्लेमेशन कब प्रोड्यूस होगा? व्हेनेवर देयर इज एन इंजुरी। ओके, अच्छा, अभी क्वेश्चन ये कि हाउ एंटी हिस्टामाइन, मतलब अब हिस्टामाइन का काम, व्हेनेवर आई सफर फ्रॉम एनी इन्फ्लेमेशन, अगर मुझे कोई इन्फ्लेमेशन हो गया तो फिर ये इन्फ्लेमेशन किसकी वजह से हो रहा है? इन्फेक्शन नहीं, इन्फ्लेमेशन इज बिकॉज ऑफ एनी फॉर्म ऑफ इंजुरी, बराबर है, वेदर इट इज फिजिकल, मैकेनिकल और मे बी ऑर्गेनिजम्स कॉजिंग एनी इंजुरी, बैक्टीरियाज, वायरसेस। लेकिन ये साइन प्रोड्यूस, मतलब इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा सब्सटेंस चाहिए? हिस्टामाइन। समझ में आ रहा है? सो व्हेनेवर देयर इज एन इंजुरी, मैकेनिकल इंजुरी अगर कोई होता है या फिर बैक्टीरियाज और वायरसेस अगर टिश्यू को अटैक करते हैं ना, तो उस टाइम पे सबसे पहले रिलीज क्या होगा? हिस्टामाइन। करेक्ट? हेलो, अगर अटैक हो रहा है तो WBC रिलीज होनी चाहिए ना, हिस्टामाइन। WBCs भी रिलीज होते हैं, सब कुछ होता है, सब साथ में ही होगा ना। सुन, लिसन, दिस इज अ डिफेंस मैकेनिज्म। तो डिफेंस मैकेनिज्म में ऐसा नहीं कि तू लड़, मैं कपड़े संभालता हूँ, सब लोग अपना अपना काम करेंगे। द पर्पस इज ओनली वन, टू रिड्यूस द इन्फेक्शन एंड टू किल द माइक्रोब। समझा? मींस हिस्टामाइन रिड्यूस द तो हिस्टामाइन, देखो, हिस्टामाइन विल वर्क प्रिलिमिनरी, प्राइमरी एक्शन हिस्टामाइन का रहेगा। इन्फ्लेमेशन अगर होता है तो वहां पे ब्लड स्टैग्नेंट होता है, करेक्ट? यस। और अगर ब्लड, अच्छा, ब्लड स्टैग्नेंट क्यों होता है? क्योंकि हिस्टामाइन विल इंक्रीज द साइज ऑफ द कैपिलरीज, कैपिलरीज का साइज थोड़ा सा बढ़ा देता है। अगर कैपिलरी ल्यूमेन का साइज बढ़ेगा तो वहां पे ब्लड स्टैग्नेंट हो जाएगा। यस। और अगर ब्लड स्टैग्नेंट हो गया, मतलब अगर वहां पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा तो उसका सर्कुलेशन रुक गया ना ब्लड में से। हाँ, तो इसके लिए इन्फ्लेमेशन होता है, हाँ, यस सर, to prevent the further circulation of that particular infective agent. If at all, if it is there, बॉडी को पता नहीं ना कि है कि नहीं है, बॉडी को सिर्फ इंजुरी मिला है। यस, समझ में आ रहा है?
हाँ, तो इसके लिए फिर वो रेडनेस आएगा, फिर स्वेलिंग आएगा, फिर पेन आएगा, फिर लॉस ऑफ फंक्शन आएगा, ये सब कंप्लेंट्स आना चालू हो जाते हैं। तो हिस्टामाइन क्या कर रहा है? हिस्टामाइन इज प्रोड्यूसिंग इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, करेक्ट? यस सर। गुड। एंड सच एलर्जिक कंडीशंस अगर कोई होता है, कोई भी एलर्जन अगर मेरे बॉडी में आता है या फिर एलर्जीज जब होते हैं, तो नेचुरली इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ व्हाट? इन्फ्लेमेटरी एक्शन। ये एक टाइप का एलर्जी इज ऑल्सो टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन ओनली। वहां पे भी आपको रेडनेस आएगा, वहां पे भी आपको पेन हो सकता है। सो इट्स अ टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन ओनली। लेकिन जब एलर्जिक कंडीशंस आते हैं तो एलर्जन के अगेंस्ट कौन रिलीज हो रहा है? इओसिनोफिल। जो काम क्या कर रहा है? ये एलर्जन को रिड्यूस करने का काम कर रहा है। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। तो अगर ये एलर्जन को रिड्यूस करेगा, मतलब क्या हो जाएगा? नेचुरली इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा ना। सर एलर्जिन मींस हिस्टामाइनस ना? नहीं, एलर्जी और हिस्टामाइन एक्शन अलग अलग होते हैं, लेकिन एलर्जिक कंडीशन में भी हिस्टामाइन रिलीज हो सकता है। हाँ। अगर वो हुआ तो इन्फ्लेमेटरी यानी एलर्जिक मुझे स्किन का एलर्जी है, अभी स्किन एलर्जी है मतलब क्या होता है? स्किन के ऊपर क्या होता है? एलर्जी है बोला तो हमने तो रेडनेस। हेलो, बराबर है ना? अगर अचानक इधर आपको ऐसे लाल लाल दिख रहा है तो हम लोग पहले क्या कह रहे, कुछ एलर्जी है क्या, ऐसा बोलते हैं, बराबर है? यस सर। हम लोग वहां पे ऐसे उसको बोलेंगे क्या रे हिस्टामाइन है क्या तेरे इधर, ऐसा बोलेंगे क्या हम लोग? नो सर। नहीं बोलते, बिकॉज एलर्जी एंड हिस्टामाइन रिलीज आर ऑलमोस्ट कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के साथ जाने वाले हैं। तो अगर हिस्टामाइन ने अगर इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस किया, इओसिनोफिल एलर्जीज को कम कर रहा है, मतलब इनडायरेक्टली इन्फ्लेमेशन को कम कर रहा है। इसके लिए इट इज नोन एज एंटी हिस्टामिन। समझा? यस सर। जो लोगों को ये प्रॉब्लम था, आई होप एवरी दोस टू स्टूडेंट्स। वैष्णवी समझा आपको बेटा? गुड, चलो नाइस, थैंक यू, धन्यवाद मंडल। यस सोहम। क्या आपने बोला कैपिलरीज, हिस्टामाइन कैपिलरीज का साइज बढ़ा देता है और उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह है वो उसका सर्कुलेशन स्टॉप कर देता है। हाँ, फॉर ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, लेकिन वो बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहेगा इफ द बैक्टीरिया आर स्ट्रॉन्ग। हाँ, और उसके बाद वो बैक्टीरिया मर जाता है क्या फिर वहीं पे? मर नहीं जाता है, फिर वो वहीं पे रहेगा। अगर उसको साइट, उसका जो साइट रहता है जहां पे वो बढ़ सकता है, अगर वो उसको नहीं मिला तो वो इनएक्टिव हो जाएगा। पर अगर सर जब इन्फ्लेमेशन कम होगा तो वापस ब्लड सर्कुलेट होगा और यस, वापस ब्लड सर्कुलेशन होगा, वापस ब्लड सर्कुलेशन होगा तो बाकी के डब्ल्यूबीसीज है, तो कोई फैगोसाइटोसिस करेगा, कोई एंटीबॉडी बना के वो बैक्टीरिया को मारेगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझा समझा। हाँ, तो ये सब साथ मिलकर काम करते हैं और एक ही काम करते हैं, टू रिड्यूस द इन्फेक्शंस। सर व्हाई डू वी हैव ओनली सर्टेन एलर्जीज? निशिता, ऐसा नहीं होता है, एलर्जीज हर एक चीज का हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द सेंसिटिविटी ना, बिकॉज एलर्जी इज अ टाइप ऑफ सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो हर एक इंडिविजुअल का सेंसिटिविटी अलग होता है, इसके लिए हर एक इंडिविजुअल का एलर्जेंस अलग रहेगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको एलर्जेंस होते ही नहीं है। Doesn't mean that they are not sensitive, but it is just that they are fortunate that they don't have any such sensitivity, which is dangerous. ठीक है, समझा सबको ये? यस सर। इओसिनोफिल का और न्यूट्रोफिल का काम होता है फैगोसाइटोसिस। So basically they are known to engulf and swallow the microorganism. Yes, dust allergy है किसी को? Okay. तो वो अभी जो वर्ड आया वो डस्ट एलर्जी यानी तुम लोगों को फिर चांद पे जाके रहना पड़ेगा। ओके, हाँ, सो बेसिकली न्यूट्रोफिल विल हैव फैगोसाइटिक मैकेनिज्म, मतलब टू स्वॉलो एंड एनगल्फ द माइक्रोऑर्गेनिज्म। ये देखो, कोई तो भी सोम देखो, अभी यहाँ पे न्यूट्रोफिल क्या कर रहा है? यस सर। है ना? अभी वो ब्लड में न्यूट्रोफिल भी तो रहेगा ना जहाँ पे ब्लड स्टैग्नेंट हुआ है। हाँ। तो वो न्यूट्रोफिल वो माइक्रोऑर्गेनिज्म को खा जाएगा, खत्म। यस सर। गुड, ठीक है। सो बेसोफिल इज नॉन फैगोसाइटिक इन नेचर, then eosinophil is also non-phagocytic in nature, but neutrophil is phagocytic in nature. साई प्रसाद बोल रहा है चांद पे ज्यादा डस्ट है, जैसे ये जाके आए चांद पे।
चलो एनीवे सब लोग लिख लो ये फटाफट। सर लास्ट स्लाइड सानिका राजेगोरे, कौन सा लास्ट स्लाइड? ये वाला? श्रावणी रुक, हो गया सानिका? चलो आई होप एवरीवन हैज रिटन दिस। तो ये हो गया हमारे 3 अलग अलग टाइप, उनके डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स। ओके, आई नो टू मेनी सानिकास आर हियर। सर जिसका हुआ, क्यों किधर जा रहा है अथर्व तू? ओके चलो, अभी तो हो गया हमारा ग्रैन्युलोसाइट। अभी ग्रैन्युलोसाइट के बाद नेक्स्ट आता है दैट इज नोन एज ए ग्रैन्युलोसाइट। ए ग्रैन्युलोसाइट का मतलब क्या? द वन विच डज नॉट हैव एनी ग्रैन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म। सो द साइटोप्लाज्म इज एक्सट्रीमली क्लियर। ठीक है, साइटोप्लाज्म इज एक्सट्रीमली क्लियर, देयरफॉर दीज आर नोन एज ए ग्रैन्युलोसाइट, जिसमें 2 टाइप आएंगे। कौन कौन से? वन इज द लिम्फोसाइट एंड द अदर वन इज मोनोसाइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये लिम्फोसाइट और मोनोसाइट है क्या। ओके इसका एक बेसिक हम लोग पढ़ लेते हैं एंड देन वी विल स्टॉप। परसेंटेज ऑफ लिम्फोसाइट्स इन द ब्लड इज basically 25 to 33%. As I said, 25 to 30% is lymphocyte. So next large number of cells in the blood is lymphocyte. Very important because these cells are known to produce antibodies. इसके लिए इनका नंबर ज्यादा होता है। प्रीवियस स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड, ये प्रीवियस स्लाइड, ये वाला तुति, मिनल। सर वो प्रॉपर्टी वाला दिखाओ ना एक बार। ये और हो गया? सर नेक्स्ट स्लाइड। हाँ ओके। सो लिम्फोसाइट्स, हाँ लिखने तो दो क्या? सर, लिखा नहीं। स्क्रीनशॉट ले तो फटाफट, सर वो एक ग्रैन्यूल्स का देख। फोटो खींच। हो गया? ये नहीं, तो एक ग्रैन्यूल्स का। एक ग्रैन्युलोसाइट का, ये वाला। हाँ हाँ हो गया। हो गया। Okay, so 25 to 33% is your lymphocytes of total WBCs and monocytes are going to be 3 to 9% of the total WBCs. तो पूरे WBC में से monocytes will be these many, lymphocytes are these many. Nucleus very important. Now they do not have lobes, क्योंकि lobe nucleus किधर है? ग्रैन्युलोसाइट्स में। सो ए ग्रैन्युलोसाइट्स का जो न्यूक्लियस होता है इट डज नॉट हैव एनी लोब। मतलब 2 डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर। पहला, साइटोप्लाज्म ग्रैन्युलर there in granulocyte, here it is non granular मतलब clean। और दूसरा डिफरेंस, granulocytes में nucleus is lobed, a granulocytes में nucleus is unlobed. So it's going to be large and round lobe in lymphocyte and large and kidney shaped in monocyte. So it looks something like this. Simple, simple to know and simple to understand. कुछ प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, so it's going to be large and round in lymphocyte and large and kidney shaped in monocyte without any granules. इसमें कोई भी किसी भी तरीके का ग्रैन्यूल होता नहीं है। and monocyte is considered as the largest type of leukocyte or WBC. largest WBC is monocyte, क्योंकि मोनोसाइट का भी स्पेशल काम है, वो अभी हम लोगों को पढ़ना है कि मोनोसाइट एग्जैक्टली काम कैसे करता है। ओके ये हो गया लिख के सबका? चलो गुड। यस
फंक्शन, क्या क्या फंक्शन आता है? lymphocyte has an important function because it produces antibodies, so it is basically the one which is responsible for production of antibodies. That is the function of the lymphocyte, responsible for the immune response of the body, whereas monocytes are phagocytic in nature, just like neutrophil. जैसा न्यूट्रोफिल था वैसा ये था, correct? So it is phagocytic in nature. So site of infection, it will reach to the site of infection and will swallow and engulf that particular organism. वो organism को खा जाएगा, ठीक है? Convert itself into a macrophage and then will eat it. So engulf the microorganism and the cellular debris. And since it is known to engulf the microorganism and the cellular remains or debris, therefore it is known as the scavengers. And monocyte has an important character of dipedesis. Okay, last slide I got disconnected. Piyush Nikam. ये ले last slide. फोटो निकाल. ओमकार, पीयूष, हो गया? चलो, गुड. तो यहाँ पे मोनोसाइट का देखो, phagocytic in nature. So if this is a monocyte, this monocyte will reach to the site of infection, मतलब वो blood से बाहर आएगा, will reach to the site of infection. Here, when it reaches the site of infection, then it will get converted into a macrophage, and then it swallows and engulfs the microorganism. ठीक है? So this is how it is known as the scavenger. ढूंढ के microorganism को मारता है, blood के अंदर, blood के बाहर, पकड़ के मारेगा. Okay? Yes, only monocyte will perform diapedesis and no other cell. ठीक है? Yes, correct. समझा सबको ये? Good. चलो, nice. So we will stop here now. हाँ, क्योंकि अभी यहाँ तक रुकते हैं, क्योंकि आगे का पार्ट थोड़ा सा बड़ा है. So that I will teach you in the next lecture. Fine. चलो, bye bye. See you. Take care. God bless you all. Thank you, sir. Bye, sir. Bye bye. बोलो. वो जो इनगल्फिंग की प्रोसेस है ना, तो वो हाँ, लिखनी नहीं वो लिखनी है. है. हाँ, उसके अंदर 1-2 पॉइंट्स और भी है. क्या हो गया? तो monocytes will reach to the site of infection. ऐसा लिख. सर ए ग्रैन्यूल्स यहाँ पे एंड हो गया ना? नहीं, सॉरी, ए ग्रैनुलर साइड ना चालू है अभी, एंड नहीं हुआ. ठीक. बाय सर. बाय बाय. हो गया क्या? Bye, sir. यस सर, इसके बाद वाला. And gets converted into a macrophage and then engulf the microorganism and cellular debris. ठीक है? यस सर. झालं? सर एक और था, वो जो स्टार्टिंग में आपने WBC स्टार्ट किया ना, तब डायपेडिसिस के बाद एक स्लाइड थी, वो मेरी लिखनी रह गई. चलो, ओके, 1 मिनट रुको. वो कुछ 8.15 माइक्रोमीटर कुछ था वो. WBC का ना? हाँ सर. कौन सा था ये? यही तो था. नहीं सर, नहीं. जब आपने स्टार्ट किया ना WBC, तब की उसने. WBC इधर ही तो स्टार्ट हुआ ना. सर वो कलरलेस न्यूक्लिएटेड अमीबॉइड. हाँ, एक काम करना हो, बाद में कर ले, वीडियो में देख लेना. अभी मेरे को कॉल आ रहे हैं, आगे एक लेक्चर है दूसरा. ओके सर, ठीक है. हाँ. थैंक यू सर. बाय सर. गुड डे. बाय बाय. कर रहा हूँ बंद.